हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इतिहास का पहला महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आइए अपने सीधे अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1871 ईस्वी में। और इटली का एकीकरण कराने में बहुत सारे यूरोपीय नेताओं का सहयोग था, जिसमें प्रमुख थे पहला मेजनी, दूसरा थे काउंट काबूल, तीसरा थे गैरीबाल्टी, और चौथा थे विक्टर एमुनेल। तो इन्हीं लोगों की वजह से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है यूनान को। और अगर आपसे पूछेगा कि यूनान कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो ये 1832 के कुस्तुनुनिया की संधि के तहत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। कुस्तुनुनिया की संधि के तहत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था यूनान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जिनेवा कन्वेंशन हुआ था 1864 ईस्वी में। या ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर सही कर लीजिएगा, 1864 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो जब जुलाई 1830 में फ्रांस में क्रांति आई थी, वहीं पर बुर्बो वंश का पतन हो गया था, तो उसके स्थान पर एक नए राजवंश की सत्ता संभाली थी, और जो थे ऑर्लेंस वंश के शासन थे। और जो लुई फिलिप हुए वो इसी वंश से बिलोंग करते थे। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। जो लुई फिलिप थे वो फ्रांस देश के शासक हुए थे। और अगर आपसे पूछेगा कि लुई फिलिप किस देश से संबंधित थे, तो वो थे ऑर्लेंस वंश से संबंधित। कौन? ऑर्लेंस वंश से संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो बोहेमिया था वो ऑस्ट्रिया के अधीन था। बल्कि बोहेमिया ही नहीं, बल्कि हंगरी भी ऑस्ट्रिया के अधीन था। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था बोहेमिया। हंगरी जैसे बहुत सारे यूरोपीय प्रांत थे जो ऑस्ट्रिया के अधीन थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल है? मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल है। एक होता है मित्र राष्ट्र और एक होता है ध्रुवीय राष्ट्र। तो अब देखिए मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे। पहले देखिए ध्रुवीय राष्ट्र और एक होता है मित्र राष्ट्र। ध्रुवीय राष्ट्र और एक होता है मित्र राष्ट्र। जो ध्रुवीय राष्ट्र में थे वो पहला थे इटली, दूसरा जर्मनी, और तीसरा थे जापान। और जो मित्र राष्ट्र में थे वो थे ग्रेट ब्रिटेन, दूसरा थे अमेरिका, तीसरा जापान, और चौथा आपको हो गया सोवियत संघ। अब प्रश्न पर आइए, क्या कह रहा है? निम्न में से कौन था मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था, अर्थात वो ध्रुवीय राष्ट्र में होगा? क्या होगा? जर्मनी। जो जर्मनी था वो क्या था? ध्रुवीय राष्ट्र में था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा जर्मनी, जो कि एक ध्रुवीय राष्ट्र में था। यह मित्र गोष्ठ के राष्ट्र में शामिल नहीं होता। अगला प्रश्न है, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? इसका सही उत्तर होगा जर्मनी। जर्मनी का ही विलियम प्रथम था, वो सम्राट बना था। अगला प्रश्न देखते हैं।
ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी। सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? तो जो सार्डिनिया का राजा था वो था विक्टर एमुनल। और इसके जो पहले जो थे सार्डिनिया के राजा वो थे चार्ल्स एल्बर्ट। उनके बाद ये विक्टर एमुनल राजा बने थे सार्डिनिया के। तो इससे पहले जो थे वो थे चार्ल्स एल्बर्ट। चार्ल्स एल्बर्ट। उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 विक्टर एमुनल, जो सार्डिनिया के राजा हुए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9, इटली के एकीकरण में प्रमुख नायक कौन थे? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? ठीक है, तो इटली के एकीकरण में मेजनी थे, काबूर थे, गैरीबाल्डी थे और एक विक्टर एमुनल भी थे। विक्टर एमुनल जिन्होंने इटली के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसकी वजह से इटली का कार्य संपूर्ण हो पाया था। तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर डी सही, इनमें से सही। मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी तीनों थे जो इटली का एकीकरण संपूर्ण किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, लुईस उलामा को फांसी कब दी गई थी? लुईस उलामा को फांसी कब दी गई थी? इनको फांसी दी गई थी 21 जनवरी 1793 ईस्वी। इसी तिथि को लुईस उलामा को फांसी दी गई थी। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 1793 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? वियना सम्मेलन अर्थात इसको वियना कांग्रेस आप कह लीजिए, वियना कांग्रेस। इसकी स्थापना हुई थी 1815 ईस्वी में और जो इसके स्थापना किए थे वो थे मेटरनिक द्वारा इनकी स्थापना किया गया था। और ये थे ऑस्ट्रिया के चांसलर। ठीक है, ये हुए ऑस्ट्रिया के चांसलर, ऑस्ट्रिया के चांसलर। तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी की थी आपकी मेटरनिक ने। कब हुई थी इसकी मेजबानी? तो 1815 ईस्वी में। और जो मेटरनिक हुए थे वो थे ऑस्ट्रिया के चांसलर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर है, मेटरनिक द्वारा वियना सम्मेलन की मेजबानी की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? इसका सही उत्तर होगा लॉसने सम्मेलन के द्वारा जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉसने सम्मेलन के द्वारा जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? तो अमेरिका में जो न्यू डील लागू किए थे वो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये थे रूस के सम्राट, अर्थात इसे आप रूस के जार भी कह सकते हैं या रूस के जार। इसका सही उत्तर होगा कौन? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो रूस के सम्राट अर्थात रूस के जार हुए। जो न्यू डील लागू हुई थी अमेरिका में वो थी फ्रैंकलिन के द्वारा लागू की गई थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हीगेल किस देश का दार्शनिक है? हीगेल किस देश का दार्शनिक थे? तो जो हीगेल हुए वो थे जर्मनी के दार्शनिक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस कह लीजिए या वियना सम्मेलन बोलिए, इसका उद्देश्य था बस गणतंत्र की जगह पर राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे मेटरनिक। कब किए थे? 1815 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर था वो यूनान का निवासी था। और अगर आपसे पूछेगा इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनान। तो सिकंदर कहाँ का निवासी हुआ? तो यूनान। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में, 1789 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र सेना कर लीजिएगा यहाँ पर। केंद्र सेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र सेना विश्वविद्यालय वो जर्मनी में स्थित था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द राइट आंसर। जर्मनी में ही राष्ट्रीय आंदोलन का सेना विश्वविद्यालय स्थित था। अगला प्रश्न है कोसुद का संबंध किस देश से था? कोसुद का संबंध था वो था हंगरी से। कोसुद का संबंध किस देश से था? तो ऑप्शन नंबर डी होगा हंगरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये वर्तमान में इटली और जर्मनी है जो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। कौन महादेश? यूरोप महादेश, यूरोप महादेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्रांस में किस वंश की पुण्य स्थापना? फ्रांस में किस वंश की पुण्य स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में किस राजवंश की पुण्य स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बोरो वंश की पुनः स्थापना की गई थी वियना कांग्रेस द्वारा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध था वो किस संगठन से था? इसका संबंध था कार्बोनेरी ग्रुप से, जिसकी स्थापना हुई थी 1810 ईस्वी में। और ये जो कार्बोनेरी ग्रुप था वो एक प्रकार का गुप्त संगठन था। क्या था? गुप्त संगठन, गुप्त संगठन। और अगर आपसे पूछेगा ये लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन क्या था? ट्रॉस्ट्रे ने, ट्रॉस्ट्रे। और ये जो डायट था वो एक जर्मनीय संसद था। जैसे इंडिया में संसद को संसद बोलते हैं, उसी प्रकार जर्मनी में डायट को संसद बोला जाता है। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ? जर्मनीय संसद, जर्मनीय संसद। अगला प्रश्न विक्टर काउंट काबूल को विक्टर यमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो विक्टर यमुनल ने काउंट काबूल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। और इससे पहले काउंट काबूल कृषि व्यवसाय नौशक्ति का मंत्री बना। उसके बाद वो विक्टर यमुनल द्वारा प्रधानमंत्री बनाया गया। तो सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री जो विक्टर यमुनल ने बनाया था काउंट काबूल को। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस इसके विरुद्ध था। एक बहुत बड़ी बाधक थी जो इटली के एकीकरण नहीं होना चाहते थे। तो सही उत्तर हुआ ऑस्ट्रिया और फ्रांस इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण बाधक हुए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। और फ्रांस भी था जो इटली और जर्मनी के एकीकरण में विरुद्ध था, उसको एकीकरण होना नहीं देना चाहता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से था एक प्रकार का नाविक था। और इसका जन्म अगर पूछे आप कब हुआ था, इसका जन्म हुआ कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था नीस में। तो पेशे से क्या था? व्यवसाय से, एक प्रकार का व्यवसाय से नाविक हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न है जर्मन राइन राज किसने निर्माण किया? जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज का स्थापना किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। और इसमें कुल 39 प्रांत आते थे। ठीक है, इसमें कुल 39 प्रांत थे। और ये इटली के एकीकरण की शुरुआत नेपोलियन बोनापार्ट से हुई मानी जाती है। तो सब बोल सकते हैं इटली के एकीकरण की शुरुआत
इटलीकरण शुरुआत इन्होंने के द्वारा किया गया था। सबसे पहले इन्होंने ही कोशिश किया था इटलीकरण में। सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न है जालबेरिन कैसी संस्था है? जालबेरिन कैसी संस्था है? जालबेरिन थी क्रांतिकारियों की संस्था थी और ये एक प्रकार का था शुल्क संघ। क्या था? शुल्क संघ। और अगर आपसे पूछे जालबेरिन की स्थापना किसने की थी? जालबेरिन की स्थापना की थी प्रसा ने। ठीक है, जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो क्या थी? क्रांतिकारियों की संस्था थी और ये क्या था? एक प्रकार का शुल्क संघ था और इसकी स्थापना किए थे प्रसा ने। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1 क्रांतिकारियों की। अगला प्रश्न है रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन। अवलंबन अर्थात अपनाना। रक्त और लौ की नीति का जो अवलंबन किए थे, अवलंबन मतलब क्या होता है? अपनाना, अपनाना या सहारा लेना। तो जो रक्त और लौ की नीति का जो अपनाया था वो थे बिस्मार्क। इटली के एकीकरण के दौरान इन्होंने रक्त और लौ की नीति का सहारा लिया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। अगला प्रश्न है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी कब? 1871 ईस्वी में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1871 ईस्वी। अगला प्रश्न है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका उत्तर होगा यूनान। यूनान था जो प्राचीन से ही इसी साहित्यिक और कला और दार्शनिक के क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध था और इसका अतीत बहुत ही गौरवमय था। तो यूनान ही था जो साहित्य और कला विज्ञान के क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत रहा और इससे पूरा यूरोप प्रभावित था। तो सही उत्तर होगा यूनान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो एड्रियानोपुल की संधि हुई थी 1829 ईस्वी में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1829 ईस्वी। कब हुई? 1829 ईस्वी। अगला प्रश्न है एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो ये हुआ था तुर्की और रूस के बीच। और अगर आपसे पूछे था कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी 1829 ईस्वी में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है, तुर्की और रूस के बीच एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर।